लास्ट सेक्शन में हमने जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की अप्रोचेस स्टार्ट की थी कि किन किन अप्रोचेस के तहत हम री इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने फिर डिफरेंट टेक्निक्स अप्रोचेस देखी थी। उनमें से एक थी सोर्स कोर्स री इंजीनियरिंग रेफरेंस मॉडल, जिसको स्कोर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें हमने कुछ डिटेल से इसकी चीज़ें देखी थी कि स्कोर मॉडल क्या होता है। ये था वो मॉडल जिसको हमने डिस्कस किया था कि री इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो स्कोर मॉडल के तहत कैसे होता है। जिसके अंदर हमने देखा था कि 4 के करीब उसकी मेन फेजेस थी, और 4 फेजेस जो हैं उनके अंदर जो मेन फेज थी जिसके अंदर री इंजीनियरिंग का काम होता है वो फंक्शन फेज था उसका, ठीक है। जिसके जो फर्दर को 8 के करीब फर्दर स्टेप्स पे मुश्तमिल थी। इनसे गुजर के री इंजीनियरिंग का काम होता है। एक सोर्स कोड हम लेते हैं, ओरिजिनल सोर्स कोड, उसको इस मॉडल से गुजारते हैं 4 फेजेस से, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म्ड सोर्स कोड या एक री इंजीनियर्ड एप्लीकेशन जो है वो फिर मार्ज वजूद में आती है या डेवलप हो जाती है। और फिर हमने स्लाइटली जो उनका इटरेशन देखा था कि जो फंक्शन फेज है उस कोर मॉडल की, उसके अंदर क्या है, वो किन किन स्टेप से गुजर के बनता है, उसकी सारी कहानी हमने वन बाय वन डिस्कस की। और कुछ जो नॉर्मल सी चीज़ें थी जिनमें ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, वो हमने डिस्कस किए। एनकैप्सुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, इसलिए हमने उनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया और आपकी फीडबैक के साथ हम आगे चलते गए। इसी कंटिन्यूशन के अंदर हमने जो आज पढ़ना है वो फेस री इंजीनियरिंग मॉडल है और कोर्स रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल। ये दो और अप्रोचेस हमने आज डिस्कस करनी है सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करने के हवाले से। पहले फेज री इंजीनियरिंग मॉडल देखते हैं। फेज री इंजीनियरिंग मॉडल जैसे नाम से ही जाहिर है इसमें सर्टन फेजेस हैं, या ये मॉडल जो है री इंजीनियरिंग मॉडल ये सर्टन फेजेस में मुश्तमिल है, और ये 5 फेजेस हैं। एनालिसिस एंड प्लानिंग, रीडॉक्यूमेंटेशन। ये जो रीडॉक्यूमेंटेशन है ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जो बुक के अंदर पिक्चर है उसमें डी डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, एक्चुअली री डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा रेनोवेशन, टारगेट सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस एंड सिस्टम ट्रांजिशन। ये 5 मराहल से गुजर के ये जो फेज री इंजीनियरिंग मॉडल है ये काम करता है। और ये जो पिक्चर है ये आपको शो कर रही है कि स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आमतौर पे आपको पता होगा, आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आमतौर पे कोई भी प्रोसेस है वो कहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप इसको ऐसे ही डायग्राम को बना दें तो फिर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि जनाब प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है या एंड कहाँ से हो रहा है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दें तो डायग्राम को रीड करने वाला जो उसका रीडर है या उसका एंड यूजर है उसको ज़रा आसानी से समझ आ जाती है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से मैंने शुरू करना है, कि पहली फेज कहाँ से है। और आमतौर पे आपको पता है डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर एक डार्क एक सर्कल जो है वो बना होता है और उसके ऊपर स्टार्ट लिखा होता है, या वो आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ से ये जो लॉजिक है या ये फ्लो है ये स्टार्ट होगा। तो एनालिसिस और प्लानिंग इसकी पहली फेज है जिस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ ना सिर्फ ये फेजेस मेंशन है जो रेक्टेंगल्स के अंदर है, बल्कि उनका फ्लो भी दिया गया है कि किस फेज से किस डेट की तरफ डाटा जाता है, या कौन सी फेज किस फेज को कौन सा डाटा शेयर करती है, ठीक है। वो जो एरो है उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि डाटा जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जा रहा है, और डिफरेंट फेज जो है वो आपस के अंदर डाटा शेयर करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर रीडॉक्यूमेंटेशन है, तो रीडॉक्यूमेंटेशन फेज जो है वो कम से कम को 3 के करीब फेजेस हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रेनोवेशन और एनालिसिस, ये 3 फेजेस से इसके अंदर डाटा आ रहा है। ये भी हम देखते हैं इसकी डिटेल क्या है, ये फेजेस क्या हैं, ये परफॉर्म क्या करती हैं। The phase model of software engineering was originally proposed by Byron, और जो दो ये ऑथर हैं जिन्होंने 1992 के अंदर इसको प्रेजेंट किया था। आपको पता है कि कोई भी मॉडल, कोई भी गाइडलाइंस जो हैं वो उसका कोई ना कोई प्रेजेंटर है, उसका इन्वेंटर कोई ना कोई होता है जो कि उस चीज़ को प्रेजेंट करता है। ये मैं पहले भी शायद आपको मशवरा दे चुका था कि समटाइम आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि फर्दर टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे डेफिनेटली या कॉलेज लेवल पे। तो अगर आप टीचर की टीचिंग की तरफ जाएंगे तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन जो एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, रिसर्च पब्लिकेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। अगर आप कोई नई चीज़ नहीं बना पाते, मिसाल के तौर पर जैसे आप FYP कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस तो ये दी जाती है कि आप कोई नई चीज़ ऐसी इनोवेशन लेके आए जो पहले मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप नया सिरे से जीरो से नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आते तो कम से कम कोई एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन है उसके अंदर को मॉडिफिकेशन प्रपोज करें, कोई नया फीचर उसके अंदर लेके आए,
तो आप किसी भी रिसर्च की, जैसे मिसाल के तौर पे ये दो बंदे हैं जिन्होंने 1992 के अंदर ये फेज रेफरेंस मॉडल प्रपोज किया था। आप अगर इन मॉडल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप इनके अंदर मॉडिफिकेशन प्रपोज कर सकते हैं कि जनाब मैं ये फील करता हूँ कि ये 5 फेजेस जो हैं ये सूटेबल नहीं है, इसके अंदर तो एक फलां छठी फेज भी होनी चाहिए थी, और उसका ना होने का नुकसान ये है, और अगर डाल दें तो उसका फायदा ये है। तो अगर आप इस तरीके से एक नई चीज प्रपोज करेंगे तो डेफिनेटली आपके नाम से एक नया मॉडल जो है वो प्रपोज हो जाएगा। और पॉसिबल है कोई ऑथर अगर री इंजीनियरिंग के बारे में कोई बुक लिख रहा हो तो आपका मिसाल के तौर पे आपका आर्टिकल या आपकी रिसर्च IEEE की किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हुई हुई है, तो वो आपके उस डॉक्यूमेंट को, आपके मॉडल को अपनी बुक के अंदर शामिल कर सकता है। और इसी तरीके से ये काम होता है कि ये भी किसी ने मॉडल लिखा, कहीं पब्लिश हुआ, तो जिसने भी ये बुक लिखी उसने ये मॉडल उसमें शामिल कर दिया, तो आपके नाम से भी वो मॉडल जो है वो शाया हो सकता है और फिर सारी दुनिया उसको पढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक आइडिया था, ये टिप थी जो कि उन लोगों के लिए जो कि रिसर्च की फील्ड में आगे जाने चाहेंगे या इंटरेस्ट रखते हैं। ये जो मॉडल है ये 5 फेजेस पे मुश्तमिल है, अभी हमने डिस्कस किया। और जो फेज हैं एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेनोवेशन, टारगेट सिस्टम टेस्टिंग, रीडॉक्यूमेंटेशन और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एनालिसिस फेज क्या है? एनालिसिस एंड प्लानिंग, आपको पता है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले उसकी स्लाइटली जो जो प्लानिंग है, जिसको हम फिजिबिलिटी भी कहते हैं, वो करना जरूरी है। वो अगर थोड़ी सी कर ली जाए, यानी कि सोच विचार का अमल अगर थोड़ा सा कर लिया जाए तो काम बड़ा आसान हो जाता है। जी, प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वो अमल जिसमें आप थोड़ा सा सोच विचार करते हैं कि इस काम को कैसे कैरी आउट किया जाए, कैसे आगे लेके चला जाए। आपको पता है तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले आप जरा सा सोचते हैं, चाहे वो डेली लाइफ का छोटा सा मसला भी हो। जैसे मैं शायद बड़ी कॉमन सी एग्जांपल अक्सर देता हूँ बच्चों को कि मिसाल के तौर पे आपने सुबह कैंपस निकलना यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चर लेने के लिए, और जैसे ही आप बाइक पे बैठने लगे आपको अचानक पता चला कि ओ हो, पिछला टायर तो पंचर है, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई आइडिया है किसी को? फिर आप क्या करते हैं? जी आतफ, बास तुम बताओ। या जो बंदा मोटरसाइकिल पर यूनिवर्सिटी जाता था उसके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो फिर क्या करते हैं आप लोग? जी सर, क्या पूछना सर? मैंने कहा कि अगर आप यूनिवर्सिटी आने लगे हैं सुबह और सारे काम करने के बाद नाश्ता वास्ता करके कंप्लीट आप निकलने लगे हैं, जस्ट बाइक पे बैठे हैं तो पता चले कि वो टायर तो पंचर है बाइक का, फिर क्या करेंगे? सर अगर लेट हो रहे हो तो क्लास में लड़के को बोलेंगे अटेंडेंस लगवा देना, वरना पंचर लगवाएंगे पहले, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे। अच्छा, सर वो फराज आपको सही जवाब दे सकता है। किधर है फराज? उसकी बाइक बहुत दफ़ा पंचर हुई है। अच्छा, ये सर अपना खुद का पंचर का हाफिज काम राना शुरू वैस करें। भी है सर। मसला ये है कि हाफिज जैसे ही आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम है तो आप एक लम्हे के लिए जरा सोचते हैं फौरन, क्या मैं क्या करूं? या क्या ऐसा हो पॉसिबल है कि अगर कोई पंक्चर वाला करीब मौजूद है तो फौरन पंक्चर वाला लिया जाए? या अगर ये ऑप्शन थोड़ी मुश्किल है तो फिर आप समटाइम सोचते हैं कि यार कोई करीबी को दोस्त ऐसा हो सकता है जो इधर से गुजरता हो और आप उसको कहते हैं यार मुझे भी पिक कर लो रास्ते से। ठीक है, या और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप कहते हैं समटाइम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो उससे चले जाएं। ये भी पॉसिबल नहीं तो अल्टीमेटली आप ये भी कह सकते हैं यार आज रहने देते हैं, फिर जाने को छुट्टी करते हैं आज। तो इसका मतलब आप जरा तवक्कफ करके या जरा सा लम्हे के लिए फौरन सोचते हैं, जरा माइंड पे जोर डालते हैं कि जनाब अब मैं क्या करूं, और फौरी किसी नतीजे पे पहुंच के उसको उस पर अमल दरामद करते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, ये प्लानिंग है आपकी कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम दरपेश आती है आप फौरन उसको उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर आगे चलते हैं। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट या री इंजीनियरिंग जो है ये भी एक टेक्निकल प्रोसेस है, और इसको काम करने से पहले भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ता है। आमतौर पे आपको पता है कि जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, जैसे कोई डैम बनना है, तो डैम बनने के लिए आमतौर पे उसकी पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है कि जनाब ये डैम जो है ये इस लोकेशन पे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या यहाँ की ज़मीन ठीक है, क्या इसकी वजह से कोई आबादी है उसको खतरा तो नहीं लाक होगा, क्या इस इलाके में कुछ जलजले तो नहीं आते, ये ना हो कि हम डैम बनाने पे या फॉर एग्जांपल 10 अरब रुपया खर्चा है
और जैसे ही इफ्तिताह हो अगले दिन ही ज़लज़ला आया, सारा कुछ जनाब ज़मीन पे पड़ा हो, ठीक है, या कोई ऐसा कोई दहशतगर्दी के चांसेस तो नहीं है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचा जाता है, उसकी फिजिबिलिटी तैयार की जाती है और फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो सॉफ्टवेयर भी आपने जब री इंजीनियर करना है तो ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, इस पर आपका टाइम लगेगा, इस पर आपकी एफर्ट लगेगी, कॉस्ट लगेगी। तो इस काम को करने से पहले थोड़ी सी एनालिसिस या प्लानिंग जरूरी है। वो प्लानिंग क्या क्या चीजें आप प्लान करते हैं? सबसे पहले चीज कि देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो करंटली किस स्टेट पे है, करंटली सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्या उसका फॉर एग्जांपल उसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड, फिर आप देखते हैं कि अब हमने करना क्या है। री इंजीनियरिंग क्योंकि उसमें आपने मॉडिफिकेशंस करनी है, तो सबसे पहले ये तो आपको आइडिया हो, ये कहीं लिखे पढ़त में आए किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में कि हमने करना क्या है, नीड जरूरत क्या है, री इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू सिस्टम टू बी प्रोड्यूस्ड, फिर जो नई आपने मॉडिफिकेशंस करनी है वो क्या है। ये तीन चीजें पहले आप उसको एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये जो तीन चीजें जानने का अमल है ये प्लानिंग है बेसिकली री इंजीनियरिंग की। ये तीनों चीजें आपके पास होंगी तो फिर ही आप आगे चल पाएंगे या अगले मराहल जो तय कर पाएंगे। द आइडेंटिफाइड मॉडिफिकेशंस आर एनालाइज्ड एंड इवेंचुअली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम। इन एडिशन अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू सिस्टम टू प्लान द रिक्वायर्ड वर्क। ये जो आइडेंटिफिकेशन है करंट स्टेट की और नए सिस्टम की, ये आपको बड़ा हेल्प आउट करती है चीज़ों को कंपेयर करने में या एवेल्युएट करने में। ये मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि जब आपके पास मिसाल के तौर पे एक ही रिजल्ट कार्ड हो किसी भी क्लास का और आप ये जानना चाहें कि यार इससे पहले मेरी परफॉर्मेंस बेहतर थी या अब बेहतर है, तो ये आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक ही रिजल्ट कार्ड हो तो आप कंपेयर किससे करेंगे। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक का भी रिजल्ट कार्ड है, एफएससी का भी है, फिर आप देखना चाहें कि मेरी परफॉर्मेंस मैट्रिक के अंदर बेहतर थी या एफएससी के अंदर बेहतर है, तो आप फौरन उसका जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एफएससी के अंदर मेरा रिजल्ट बेहतर आया है। तो जब आपके पास प्रेजेंट स्टेट हो और जो आपने मॉडिफाई करने के बाद जो आपने अचीव किया है सॉफ्टवेयर, वो अगर दोनों मौजूद हैं तो फिर ही आप कंपेयर कर पाएंगे कि यार जो हमारा री इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये तीनों प्रोसेस जो प्लानिंग के हैं ये आमतौर पे ज़बानी कलामी नहीं होते, ये इसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंटेड काम होता है। इसमें वो तमाम जो करंट स्टेट है उसकी बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो अपने काम इनकॉर्पोरेट करना है जिसकी वजह से री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो ज़रूरत है जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और उसके बाद जो आपने नया सिस्टम प्रपोज करना है, री इंजीनियर करना है, उसके अंदर क्या नई चीज़ें डालनी है आपने। वो जब आपके पास तीनों चीज़ें होंगी तो तभी आप कल को जब उसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार जो हमने काम करना था, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, वो हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा जो काम है वो है रेनोवेशन सॉफ्टवेयर की। एन ऑपरेशनल सिस्टम इज मॉडिफाइड इनटू द टारगेट सिस्टम इन द रेनोवेशन फेज। ये जो जैसे हम डेवलपमेंट फेज करते हैं ना किसी भी चीज़ की, जो डेवलपमेंट के अंदर उसकी मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन होती है एक्चुअल या इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो री इंजीनियरिंग के अंदर जो डेवलपमेंट फेज है वो रेनोवेशन फेज है, उसका नाम रेनोवेशन है। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली आप सिस्टम को री इंजीनियर करते हैं या उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो करते हैं। टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम आर कंसिडर्ड इन दिस फेज। पहली फेज क्या है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल डेटा। कि जो चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करनी है उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर कर लें, कि मिसाल के तौर पे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें, कोडिंग के थ्रू कर लें, ये आपकी मर्जी है कि आप किस फॉर्मेट में करते हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन का काम है वो आमतौर पे आपको पता है कि आप कोई ना कोई ग्राफिकल मोड अडॉप्ट करते हैं, जैसे SDA है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर। वो अलग से पूरा कोर्स है जो कि आपको डिफरेंट तरह की जो इंस्ट्रक्शंस देता है या इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपने किसी लॉजिक को, किसी टास्क को, किसी कम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम है उसको आपने डिस्कस करना है, ये शो करना है, तो ग्राफिकल मोड सबसे बेस्ट है। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे चाइनीज़ में है कि जो 100 वर्ड्स जो हैं अगर उसमें कोई चीज़ लिखी हुई है तो उससे बेहतर एक पिक्चर है, कि एक पिक्चर जो है वो 100 वर्ड से बेहतर आपको आइडिया देती है। इसीलिए हम आम डेली लाइफ में आपको पता है कि गूगल मैप यूज़ करते हैं। गूगल मैप जो है वो पिक्टोरियल फॉर्मेट में उस सारी कहानी को इलेबोरेट कर रहा होता है कि जनाब अगर आपने किसी जगह से किसी दूसरी जगह जाना है तो किन किन रास्तों से गुजर के जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ रिटन फॉर्मेट में किसी को दी जाए कहानी की सूरत में कि जनाब आप यहाँ से बाहर निकलें, बाहर से आपने दाएं होना है, तीसरा चौक जब आएगा तो उसके बाद एक जंप आएगा जहाँ से आपने लेफ्ट हो जाना है,
तो तीसरी गली छोड़ के जो है चौथी गली में आपने एंटर हो जाना है, तो सातवां मकान जो है वहां पहुंच जाएंगे। ये सारी कहानी जो है ये कदरे समझना मुश्किल है, ये इसको इम्प्लीमेंट करना। अगर ये कहानी आपको सुना के दे दी जाए तो आप आधी चीजें स्किप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये मैप की सूरत में दिखाया जाए तो आप फौरन उसको पिक कर लेते हैं या उसको गेट कर लेते हैं। टारगेट सिस्टम टेस्टिंग, जब आप उसकी रेनोवेशन कर लें, यानी कि वो जो री इंजीनियर करने थे आपने चीजें जिनको आपने इनकॉर्पोरेट करना था वो आपने कर ली, तो उसके बाद सिस्टम की टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग डेवलपमेंट के अंदर भी होती है और री इंजीनियरिंग के अंदर भी होगी, क्योंकि री इंजीनियरिंग के अंदर आप जब नए फीचर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो नए फीचर को टेस्ट करना जरूरी है कि क्या वो जो अपना रिक्वायर्ड आउटपुट थे वो दे रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और चीज भी देखने वाली ये होती है कि जब आपने चेंजेस की हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि आपने जो पहले सॉफ्टवेयर मौजूद था उसका भी मजीद बेड़ागर्क कर दिया। ये ना होगा आप नए फीचर ऐड करते करते जो पुराने फीचर हैं उनको डिलीट कर बैठे हो। ठीक है, तो इसलिए जो टेस्टिंग है वो री इंजीनियरिंग जो एप्लीकेशन है उसकी टेस्टिंग और भी ज्यादा एहतियात से करने वाली होती है, क्योंकि उसमें आपने ना सिर्फ नए फीचर की टेस्टिंग करनी है बल्कि जो ऑलरेडी प्रीवियस सिस्टम था वो भी देखना कि वो इंटैक्ट है कि नहीं है, क्या उसके अंदर को आपने बोंगी तो नहीं मार दी। In this phase, for system testing, faults are detected in the target system. Those faults might have been introduced during re-engineering. ये जो फॉल्ट हैं री-इंजीनियरिंग के प्रोसेस के दौरान उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं और उनको देखना बहुत जरूरी है। फॉल्ट डिटेक्शन इज परफॉर्म बाय अप्लाइंग द टारगेट सिस्टम टेस्ट प्लान ऑन द टारगेट सिस्टम। और आपको पता है कि जो टेस्टिंग का प्रोसेस है ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसके लिए पूरी एक डिपार्टमेंट मौजूद है, पूरा एक फेज मौजूद है SDLC के अंदर, इसलिए कि ये एक अहम टॉपिक है, ये एक अहम टास्क है। और आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वहाँ पे टेस्टिंग का ना तो डिपार्टमेंट मौजूद होता है और ना ही बाकायदा टेस्ट केसेस बना के एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है, और ना ही कोई फॉर्मली कोई टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई की जाती है। ये हम भी जानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, आप 8वें सेमेस्टर में हैं तो आप में से बहुत सारे लोग डेवलपमेंट के साथ अटैच होंगे। जो नॉर्मल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इन तमाम चीज़ों को कोई बॉदर नहीं करते। जो डेवलपर है आमतौर पर जो कोडिंग करने वाला है वही एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा होता है कि जनाब इसके फीचर जो जो मैंने कोडिंग की है वो इम्प्लीमेंट हो गए कि नहीं हो गए। और आमतौर पे जो डेवलपर है वो सिंटेक्स लेवल के एरर्स आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जो टेक्निकल किस्म के इश्यूज हैं वो उसको कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर क्योंकि डेवलपर ही सारे काम कर रहा होता है, रिक्वायरमेंट भी वही लेके आता है क्लाइंट से, वही उसको डिज़ाइन बनाएगा। डिज़ाइन तो खैर बनता ही नहीं है, ये हमें भी पता है कि आमतौर पर जो IT कंपनीज हैं छोटी छोटी वो डिज़ाइन बनाने का टेंशन ही नहीं लेती कि जब हमें पूरी डायग्राम्स बनाई जाएं। SDLC के अंदर आपने कुछ 6-7 पढ़ी थी, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, इस तरह के जितने भी डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम्स वगैरह या ERD, DFD, ये आमतौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं बनाते क्योंकि उनका काम जो है प्लान्ड नहीं होता, और यही वजह है कि वो सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है किसी भी रैंकिंग में नहीं आते। लेकिन जो अच्छी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमें पता है हमारे इधर मौजूद है, नेटसोल है, DPS है, या सिस्टम्स है, या इस तरह के और भी TRG वगैरह IT कंपनीज हैं, ये इनकी कोई ना कोई रैंकिंग है। इनका CMM लेवल होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज होता है, और वो इसीलिए है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करती हैं, काम को फॉर्मल तरीके से करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटसोल है तो नेटसोल के अंदर SQA का, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसके अंदर सिर्फ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ टेस्टिंग करनी है। तो इसलिए ये जो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका फायदा भी होता है फिर इन लोगों को कि इनकी जो रिकग्निशन वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। आपको पता है कि नेटसोल जो है मिसाल के तौर पे इसके कोई पूरी दुनिया के अंदर कुछ 7-8 ऑफिस अब मौजूद हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और उनकी बड़ी अच्छी दुनिया वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग है, और बड़े बड़े जो दुनिया के अच्छी कंपनीज हैं जैसे BMW या मर्सिडीज वगैरह है, इस तरह के इनके क्लाइंट मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो दुनिया की रिनाउंड बड़ी कंपनीज जो है वो उनके क्लाइंट हैं। तो ये ऐसे ही उन्होंने अचीव नहीं कर लिया, वो बाकायदा चीज़ों को प्रोसीजर जो है फॉर्मली लेके चलते हैं। The same testing strategies, techniques, methods, and tools that are used in software development are used during re-engineering. जो re-engineering का प्रोसेस है इसमें भी वही टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई होती हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान होती हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग का प्रोसेस तो सेम है। इसमें महज जो उसके फीचर्स हैं उन्हीं को टेस्ट किया जाता है, या जो डिफरेंट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो डेवलपर है वो आमतौर पे देखता है कि जो उसने कोड लिखा है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि जो टेस्टिंग टीम है
ये ना सिर्फ ये चीजें चेक करती है एरर्स को, बल्कि ये भी देखती है कि क्या जितने फीचर्स एसआरएस के अंदर मेंशन थे क्या वह तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो आ रही है, क्या कोई फीचर मिस तो नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, या कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आमतौर पर जैसे हम सी के अंदर करते थे, हम Alt F9 या कंट्रोल F9 करते थे और कंपाइलर जो खुद ही हमें सिंटैक्स एरर दे देता था। लेकिन जो लॉजिकल एरर्स हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं देता। आपने 2 + 2 करना था, आपने 2 - 2 कर दिया गलती से, जो ऑपरेटर है वो जमा के माइनस कर दिया, तो ये सॉफ्टवेयर तो आइडेंटिफाई नहीं करके देगा। क्या ख्याल है? तो ये तो बकायदा टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उससे गुजरेगा सॉफ्टवेयर, तो फिर सामने आएगी चीज। और अगर आउटपुट गलत आ रही है सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर आउटपुट गलत दे रहा है, तो ये कौन सी टेस्टिंग टेक्निक से चेक होता है जी? कोई बंदा बताएगा? अगर ओवरऑल आउटपुट सिस्टम की चेक करनी है कि आउटपुट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर कौन सी टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई होती है? हाँ माज बताओ। सर ओवरऑल करनी है हाँ जी। सर ऐसी मुश्किल सर सिचुएशन के लिए ओवरऑल टेस्टिंग करनी है, सिस्टम टेस्टिंग करेंगे सर फिर तो, अगर ओवरऑल करनी है तो और सिस्टम टेस्टिंग करें? सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट टेक्निक सिस्टम का नाम है। अब्बास, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। सर मैंने कहा ऐसी मुश्किल सिचुएशन में मैं मेरा नाम कैसे आगे आ जाता है। मुश्किल सिचुएशन क्या है? हमको जिहाद पे जा रहे हैं जो तुम तुम्हारे मरने मारने के चांसेस बढ़ गए हैं। सर ये तो नेट सर मैंने चलेगा तो सर आपसे क्या बोले? मैंने एक सिंपल सा सवाल किया कि जनाब अगर आपने सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसकी आउटपुट देखनी है कि वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर कौन सी टेस्टिंग टेक्निक के थ्रू होता है ये काम? ये सबसे आसान सवाल है वैसे टेस्टिंग के हवाले से। सिस्टम टेस्टिंग करेंगे सर। सिस्टम टेस्टिंग। माज तुम सर यूनिट बताओ। टेस्टिंग, हैं? सर यूनिट टेस्टिंग। अस्तगफिरुल्लाह। सर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, पता नहीं। नहीं तुक्के ना लगाओ, कोई अगर कोई याद है तो फिर बताओ। सर, जितनी भी टेस्टिंग याद है, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सारी बता दी है। नहीं सारी नहीं, तुमको सारी जितनी भी आती सारी अप्लाई कर दूंगा मैं। सर दोबारा से सवाल एक दफा जरा काइंडली। अच्छा सा खुशखत करके फिर लिख के दिखाऊं आपको सवाल, फिर समझ आएगी। नहीं, वो सवाल का मेन पार्ट जो है ना, मतलब टेस्टिंग किसकी हो रही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के की हो रही है यूजर। ऑब्वियसली, और मोटरसाइकिल की हो रही है। सर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो रही है। हाँ जी। हम देख रहे थे ध्यान री से इंजीनियरिंग का करना प्रोसेस पड़ेगा। जब कंप्लीट होने वाला हो जाएगा, आप उसको रेनोवेट कर देंगे, यानी कि री इंजीनियरिंग के दौरान तमाम चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे, तो टेस्टिंग भी तो जरूरी है ना देखने के लिए कि सॉफ्टवेयर सही हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर सर आपने वो मैंने एक ओवरऑल ओवरऑल उसकी आउटपुट देखनी है, आउटपुट जांचनी है कि जनाब ठीक आ रही कि नहीं आ रही, तो क्या टेक्निक कोई अप्लाई होगी? सर वो कौन सी बीटा होगी? टेस्टिंग वैसे होती है यूजर एंड से। बीटा टेस्टिंग। यूजर एंड से अगर देखना हो, आपने अपने एंड से देखना हो तो अल्फा टेस्टिंग। अच्छा मतलब तुक्के के पे तुक्का, तुक्के पे तुक्का। चलो खैर, सिंपल सा आंसर है, और सिंपल सा आंसर है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू ये काम होता है, जिसमें आप अच्छा, सिस्टम के अंदर नहीं जाते, सही बताया सिस्टम था की मैंने। इंटरनल डिटेल नहीं जानते, बल्कि ओवरऑल देखते हैं कि सिस्टम की आउटपुट क्या है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है कि नहीं सही। और ये काम ब्लैक बॉक्स से होता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम के अंदर उसकी कोडिंग चेक करनी, जाके कोडिंग के अंदर कोई मसला करना है, ढूंढना है, तो फिर आप व्हाइट बॉक्स की तरफ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ये तो सबसे सिंपलेस्ट सवाल था। उसके बाद जी टेस्टिंग के दौरान जब आप टेस्ट कर लेंगे, तो फिर जो लास्ट फेज है उसका वो है जी रीडॉक्यूमेंटेशन। इस फेज का फेज री इंजीनियरिंग मॉडल का लास्ट जो फेज है, या उसकी लास्ट जो स्टेप है वो रीडॉक्यूमेंटेशन है। ऑब्वियसली जब आप तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, चेंजेस कर लेंगे, चेंजेस को ओके कर लेंगे जी ठीक है सब कुछ काम कर रहा है, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट करना पड़ेगा। वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो भी उस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। और कौन कौन सी मशहूर डॉक्यूमेंटेशन?
हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली जब आप तमाम चीज़ों को चेंज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, नए फीचर डालेंगे, तो बाकी फेज के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी तो चेंज होगी। क्योंकि मैं ही आपसे पूछने लगा था कि आपको आइडिया है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो SDLC का प्रोसेस है, इसके अंदर किस किस तरह के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होते हैं? कोई आइडिया है किसी को? हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, डिजाइन फेज होता है, कोडिंग का फेज है, टेस्टिंग का फेज है, डिप्लॉयमेंट या मेंटेनेंस का है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, किसी को आइडिया है? मार लगाओ तुक्का कोई। सर वही उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन में मतलब प्रोसीजर होता है। नहीं, प्रोसीजर तो होता है कि आप एक प्रोसीजर से गुजरते हैं कि पहले आपने रिक्वायरमेंट लेनी है, डिजाइन बनाना है, कोडिंग करनी, टेस्टिंग करनी, ये प्रोसीजर है। लेकिन यस हर सर। ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसमें क्या कहीं डॉक्यूमेंट बनता है कोई? सर इसमें डिजाइन से पहले जो एक प्रोटोटाइप फॉर्म में पहले होता है वो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है, उसकी फिजिबिलिटी जो चेक करते हैं हम, किसकी जो हम बना रहे हैं। फिजिबिलिटी? ये फिजिबिलिटी फेज SDLC के अंदर मैंने पहली दफा सुनी है। सर यकीन करें आपके साथ बात करते करते ना खुद भी समझ नहीं आती मैंने क्या बोल दिया। मैंने तो सिंपली सिंपल ये पूछा है कि SDLC का प्रोसेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, SDLC की फेजेस होती सर हैं। हम नहीं पढ़ते, सर आप पढ़ते आ रहे हैं, हम नहीं पढ़ते। तो आप ही तो पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ तो आप ही रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या कोई डॉक्यूमेंटेशंस बनती हैं कि नहीं बनती? सर डॉक्यूमेंटेशन में से अगर आप अंदाजा पूछ रहे हैं तो बनती ही होंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है हर काम में ना। क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, और जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तब तक गड़बड़ होगी फिर। यस सर। अगर आपने यस एक सर। अच्छा कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाई है, मिसाल के तौर पे आपने वेदर सिस्टम, वेदर फोरकास्ट सिस्टम बनाना है, या ऐसी कोई बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, तो वो तो आप जबानी कलामी नहीं बना पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और ये जैसा अभी मैंने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मैंने कहा था कि टेस्टिंग के हवाले से वो सिंपल तरीन क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से SDLC के हवाले से भी सिंपल तरीन क्वेश्चन है कि SDLC के पूरे प्रोसेस के अंदर, प्रोसीजर के अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन बनती हैं। अभी मैं जब नाम लूंगा तो फिर कहेंगे अच्छा अच्छा सर, अच्छा ये था। सर नहीं, हम तब भी परेशान होंगे, वो अच्छा ये भी होता है। जैसे आपको पता है, जब आप रिक्वायरमेंट की फेज कंप्लीट करते हैं तो उसके एंड पे डॉक्यूमेंट बनता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक यस सर। डॉक्यूमेंट हो गया। फिर जब आप डिजाइन फेज पे आते हैं तो जितने भी डिजाइन हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, वो सारी कहानी, वो प्रोटोटाइप, ये वो सारा कुछ जो है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। उसको आप आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं या डिजाइन डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको। दो डॉक्यूमेंट हो गए। फिर कोडिंग के दौरान आमतौर पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता, कोडिंग जो है वो क्योंकि सॉफ्ट फॉर्मेट में हो रही होती है। लेकिन जो तीसरा फेज है टेस्टिंग का, टेस्टिंग के अंदर पूरा एक टेस्ट केसेस का जो डॉक्यूमेंट है वो बनता है, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। इसके अंदर किन टेक्निक्स के थ्रू आपने कौन कौन से फीचर को टेस्ट किया, वो टेस्ट केसेस फिजिकली बनते हैं हार्ड फॉर्मेट में। उसका परफॉर्मा होगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी मेंशन होगी कि कौन सा बंदा टेस्टिंग टीम का जो है उसने किस डेट को सॉफ्टवेयर का कौन सा फीचर टेस्ट किया, और कौन सा टेस्ट अप्लाई किया, उस टेस्ट केस का नाम क्या था, आईडी क्या थी। ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल उसने फाइंड क्या करना था, क्या जो फाइंड करना था, जो एरर ढूंढना था वो एरर ढूंढ लिया उसने, क्या टेस्ट केस पास हो गया, फेल हो गया, वो सारी कहानी हर टेस्ट केस की लिखी जाती है। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। क्या ख्याल है? SRS हो गया, डिजाइन डॉक्यूमेंट हो गया, और टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट हो गया। कम से कम 3 डॉक्यूमेंट तो हो गए। यस सर। तो ये आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस खास तौर पे ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं एक सॉफ्टवेयर पे। तो हर टीम जो है वो अपना अपना पार्ट प्ले करती है और अपनी आउटपुट देती है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रिक्वायरमेंट फेज का, डिजाइन फेज का और टेस्टिंग टीम का, ये डॉक्यूमेंट ही तो उनकी आउटपुट है, और तो कुछ नहीं करते। कोडिंग तो सिर्फ डेवलपर कर रहे हैं डेवलपमेंट फेज के अंदर। बाकियों ने क्या प्रोड्यूस किया, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में आगे भेजते हैं या आगे जमा कराते हैं। तो जब भी कोई चेंजेस आएंगी
तो ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट्स है, क्योंकि हम री इंजीनियर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, नए सिरे से बना रहे हैं या मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशंस बनी हुई हैं उनके अंदर चेंजेस होंगी, अपडेशंस होंगी कि ये फीचर को हमने ऐसे किया, ये फीचर को हमने डिलीट कर दिया, ये नया फीचर डाला, ये सारी कहानी जो है उस डॉक्यूमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस इन सिस्टम ट्रांजिशन, और उसके बाद फाइनली जब ये सारा कुछ हो जाए, सॉफ्टवेयर रेनोवेट हो गया, री इंजीनियर हो गया, टेस्ट भी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हो गई, तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो जो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया है क्या इसको फुलफिल कर रहा है। जो क्लाइंट की डिमांड थी कि ये नए नए फीचर इसके अंदर डाल दें, क्या वो डल गए और वो क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ये होगा। और उसके बाद सिस्टम की ट्रांजिशन होगी, या कि सिस्टम डिप्लॉय हो जाएगा, जो पहला सिस्टम है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा उसको। ये था जी हमारा फेज री इंजीनियरिंग मॉडल, जो हमने पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी में हम पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल जैसे वाटरफॉल मॉडल और इस तरह के मॉडल आपने पढ़े थे, तो इसी तरीके से री इंजीनियरिंग के भी मॉडल्स हैं। इनमें से हमने स्कोर मॉडल पिछली दफा पढ़ा था और फेज री इंजीनियरिंग मॉडल इस दफा पढ़ा है। तीसरा है जी कोड रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल। In the context of software engineering, reverse engineering is the process to identify the components of an operation software। जो री-इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली 3 काम करते हैं कि एक तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सिस्टम के एग्जिस्टिंग जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर, री इंजीनियरिंग के अंदर नहीं, ये रिवर्स इंजीनियरिंग की बात हो रही है। री इंजीनियरिंग में और रिवर्स इंजीनियरिंग में थोड़ा सा फर्क है, जैसे फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग है और रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग आमतौर पर आप करते हैं कि एक बनी हुई चीज है, उसको आप समझने के लिए कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। कि मिसाल के तौर पे अभी हम देखेंगे कि वो काम, ये रिवर्स इंजीनियरिंग का काम होता क्यों है, क्यों आपको ये करना पड़ता है, या किन वजूहात की बिना पे आप करते हैं। लेकिन पहले ये कि ये जो काम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप उसके जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर को रन होने में मदद देते हैं। अगर एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है मास, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं मेन? या कोई डेवलपर है जो लोग बैठे हैं इनमें? क्यों मास? ये सारे डेवलपर हैं। कोई एक सही है, बंदे का नाम अनीक बताओ। सबसे बड़ा डेवलपर है। कौन? अनीक और रहमान डेवलपर। अनीब, मुनीब के अनीब? अनीक सर। अनीक है, मुझे नजर नहीं आ रहा। सर ये अनीक और रहमान। हाँ जी, अनीक मौजूद हैं सर अनीक तो बोल ही नहीं रहा कुछ। सर वो डेवलपर आपको पता, शर्माते हैं थोड़ा। कमाल है। तो मेरा क्वेश्चन सुन के बैठ के नीचे घुस गया, किधर चला गया। सर ये लड़कियों की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। ये 180 जो है, रौसा अहमद। हाँ भी रौसा She is मौजूद है। also a very good developer। रौसा मौजूद है। सर मेंटली एब्सेंट है। अच्छा आतिफ तुम बताओ यार, माज वैसे तुम्हें भी बताना चाहिए था। सर पूछिए, मैं तो बताता हूँ। आप बल्कि मानते मुझे ही नहीं वो बात, लेकिन मैं बताता तो हूँ। मेरे गालमा सबीला भी मुझे ये बताया था, किसने टॉपर है सबीला? Yes sir, she is also a developer। जी She सबीला, has 5 year experience in software engineering। सबीला मौजूद हैं आप? यार ये क्या बात है, बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ये फिर मैं अगर पढ़ाता जाऊंगा तो इस तरह तो लेक्चर बोर हो जाएगा। सर सही वो बात। मिस, सर अब ना देखिए पढ़ाएं मिस आप। अभी शिकायत करी थी, हमारी क्लास जो है वो बदतमीज है। आपको लगता है हम मुझे तो बदतमीजी लग करते हैं? रहा बदतमीज नहीं, मुझे लगता गूंगी है सारी क्लास। ये देख लें, अब हमारे पे इल्जाम लगते हैं शुरू से। को हमारे बोलते से कोई नहीं बंदा। यार अगर कोई लगता जवाब दोगे नाराज। मुझे कुछ भी उल्टा सीधा, तो उससे कोई बेहतरी के चांसेस होंगे ना। हो सकता है मैं ऐसे बोंगियां मारी जा रहा है, ऐसे काम का कोई उल्टी चीज पढ़ाई जा रहा हूँ, तो मुझे रोको तो सही यार, सर क्या है आप चवले मार रहे हैं।
सर आप अस्तगफुरुल्लाह। इनसे इनकी लव स्टोरी पूछ लें, लेकिन सबके माइक ऑन हो जाए। देवदास सही बात बैठे है हैं सर, इधर। उसामा से पूछे सबसे पहले। सर उसामा की सुनते हैं सर, यकीन करें, आपको लेक्चर से भी आपका इंटरेस्ट ही स्टोरी में आ जाएगा। सर ये आपने कहा मैंने बस इसे स्टोरी सुना करनी है। अच्छा खैर ये रिकॉर्डिंग में वो चला जा रहा है। खैर हम आते हैं वापस। वो एक्चुअली डिस्कशन जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करें, रिस्पॉन्ड करें और हम डिस्कशन के साथ आगे चलें, तो उससे ज़्यादा अच्छा एक इंटरेक्टिव जो है वो लेक्चर रहता है। बिल्कुल सर। अदरवाइज वो मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, सारे बच्चे पीछे सुनी जा रहे हैं, तो वो मुझे खुद भी ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या, ऐसे लगता है सिर्फ क्लास के अंदर मैं ही मौजूद हूँ। तो आप क्या करते हैं कि जनाब, एक तो मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एक, कि जनाब वैसे माज तुम ही तुक्का लगाओ कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं। सर किसके, लाइब्रेरी सिस्टम के? हाँ सर लाइब्रेरी के हो सकते हैं, एक तो इसका जो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, यस सर, अच्छा जो वहाँ पे लीड करेगा। और सर इसका एक मैनेजिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो लाइब्रेरी भी में एक गए ही हो हो कभी, गया वैसे इसमें। लाइब्रेरी में कभी गए हो। सर एक दफा सर से मुलाकात करने गया था, लेकिन सर मसरूफ थे। कभी बुक इशू कराई। सर फोटो शूट करने गया था एक दफा वो जिना लाइब्रेरी। वेरी गुड। अच्छा सर उसके अलावा फाइनेंस का भी होता है इसका कंपोनेंट, और मेंटेनेंस। अच्छा, तुम को बड़ी लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं तो एक सिंपल सी आपने जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ कि उसमें कैसे काम होता है। उसमें उसमें तो ये सर इसका जवाब तो आपको बेहतर यही दे सकते हैं शबीला या फिर रऊसा। ये दोनों रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। अब ये मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि कम कुछ तो बताए सर ना कि मुझे नहीं लग सर रहा हमने नहीं बताना। सर मुझे लग रहा है ये अभी भी लाइब्रेरी में है। चलो खैर। अच्छा जी, सबसे पहले सिस्टम जो है वो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ब्रॉडली किन किन मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, वो कंपोनेंट्स का जानना जरूरी है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको पता है कि एक तो रजिस्ट्रेशन हो सकती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जिन्होंने मटेरियल इशू करवाना है। आमतौर पे आपको पता है लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो मटेरियल इशू कराते हैं या टीचर्स करवाते हैं, ठीक है। ये आप जो रजिस्ट्रेशन है, अब डेफिनेटली कोई भी बंदा जब, जी उमर, सर उमर कुछ कह रहा है। लाइब्रेरी के कंपोनेंट यही होंगे ना, स्टूडेंट सबसे पहले कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का हो। हाँ टाइम हो रहा है। उसके अलावा बुक्स के बारे में होगा, बुक्स हो जो। यार आप ना उमर, आप हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको वो टेक्निकल वर्ड आपको वो बताना चाहिए कि सर ये उस कंपोनेंट का नाम है। आप बता रहे हैं काम, जो काम वहां पे होते हैं, उस कंपोनेंट का नाम बताओ। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट होगा जी, इसमें टीचर और स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी। क्या ख्याल है, हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट होगा मटेरियल इशुएंस का, जिसमें बुक इशू होगी। तीसरा कंपोनेंट हो सकता है फाइन का, कि अगर बच्चे डिले करते हैं, बुक वापस नहीं करते, बुक फाड़ के वापस करते हैं, तो फिर उनको फाइन होगा। वो फाइन कैलकुलेशन का एक कंपोनेंट हो सकता है। क्या ख्याल है। फिर इन्वेंट्री का या परचेज का हो सकता है। डेफिनेटली बुक्स लाइब्रेरी के अंदर आएंगी तो इशू होगी ना, तो वो इन्वेंट्री जो है वो उसका एक कंपोनेंट हो सकता है कि बुक एक आई है, वो बुक का ऑथर कौन है, कितनी तादाद में बुक्स आई हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसका एडिशन कौन सा है, वो सारी कहानी जो है वो उसके अंदर मेंशन होगी। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इससे मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा था कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स का कितना का आइडिया है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर बनते ही कंपोनेंट बेस्ड हैं। जो डेवलपमेंट, जैसे आपने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी है ना, वाटरफॉल ये वो, तो उनमें रेड मॉडल जो है वो कंपोनेंट्स की बेस पे डेवलपमेंट करता है। तो अब कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट होती है आजकल दुनिया के अंदर। तो अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स का नहीं आइडिया, तो आप कैसे उसको आगे लेके चलेंगे, या उसका डिजाइन कैसे बनाएंगे, या उसकी कोडिंग कैसे होगी फिर। तो सबसे पहले री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग क्या जरूरी है कि मिसाल के तौर पे आपको
एक टीम के अंदर हायर किया जाए, उसमें प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ये बन रहा है, ठीक है, या बना हुआ है, तो आपको कहते हैं जनाब आप डेवलपर हैं तो आपने इसके अंदर फलां मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप कैसे करेंगे? जब तक कि आपको उस सिस्टम का आइडिया नहीं है कि सिस्टम करंटली है क्या, उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, कौन सा कंपोनेंट पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट किससे डाटा ले रहा है, किसको आगे भेज रहा है, कहाँ पे डाटा प्रोसेस हो रहा है। मसलन जैसे एडमिशन का कंपोनेंट होगा या रजिस्ट्रेशन का या फीस का या एग्जाम का स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में डाटा शेयर करते हैं। एडमिशन होगा तो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन से पहले फीस सबमिट होगी, ठीक है, फीस होगी तो रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे के जो अटेंडेंस या उसके सेशनल मार्क्स हैं वो सारे कैलकुलेट होंगे, फिर वो एग्जाम की एलिजिबिलिटी चेक होगी, फिर उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होगा और फिर जीपीए या रिजल्ट वगैरह कार्ड वगैरह जनरेट होगा। अब ये सारे काम जो हैं एक मरहलावार चल रहे हैं और एक कंपोनेंट से डाटा प्रोसेस होकर दूसरे में जाता है, दूसरे तीसरे में, और एट द एंड आपका रिजल्ट कार्ड जनरेट होता है। इसके अलावा जो सिस्टम की सारी जो रिप्रेजेंटेशन है, कैसे आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कौन से हैं, कौन से इसके एंड यूजर हैं, ये सारी कहानी जो है ये पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। जब तक ये सारी कहानी आपको नहीं पता तब तक आप री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब ये हमने देखना था कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो होती क्यों है, किस वजह से। पहली रीजन है द ओरिजिनल प्रोग्रामर्स हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप चीजों को डेवलप हुई भी हैं कुछ, उसको आपने बैकर जाना है पिछले स्टेप पे, उसको समझने की खातिर। और ये जरूरत क्यों पेश आ सकती है कि समटाइम ऑलरेडी जो बंदे काम कर रहे थे टीम के अंदर वो छोड़ के चले गए, नया बंदा आ गया और नए बंदे को समझ नहीं आ रही कि जनाब सॉफ्टवेयर है क्या, ये कैसे आगे लेके चलना है, तो वो पहले थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, उसको पिछले स्टेप की तरफ लेके चलेगा कि पहले क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, उससे पहले क्या था, करते करते वो बैकएंड की तरफ जाएगा और उसको आइडिया होगा कि जनाब हिस्ट्री क्या थी, क्या बनना था और बन क्या गया है। द लैंग्वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैज बिकम ऑब्सोलीट। समटाइम जिस लैंग्वेज के अंदर, जिस टेक्नोलॉजी के अंदर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है जनाब वो ऑब्सोलीट हो गई है, अपने नए किसी टूल के अंदर दोबारा से बनाना है सॉफ्टवेयर को, तो पहले आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझेंगे फिर ही बना पाएंगे नया सिस्टम। फिर है जी देयर इज इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनी, सॉफ्टवेयर बना हुआ लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाई टीम ने, तो अगर जरूरत पड़े कि यार इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाए तो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए सिस्टम को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए वो सारी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना पाएंगे। द बिजनेस रिलाइज ऑन सॉफ्टवेयर विच मे कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो सॉफ्टवेयर बनाया है जिस बिजनेस के लिए उसकी समझ ही नहीं आ रही कि सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है, सॉफ्टवेयर जो है या कोई गलत चीज प्रोड्यूस कर रहा है या ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका फायदा ही कोई नहीं है बिजनेस को, कंपनी को, तो वो अगर कोई एरर है या ऐसा कोई इशू है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी पिछले स्टेप्स पे जाना पड़ता है। डिफरेंट रीजन हैं जो कॉमनली यहाँ पे मतलब इसमें कोई खास टेक्निकल चीज नहीं है समझाने वाली, कि ये वो रीजन हैं जिनकी बिना पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या कोड रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग समझाई गई है कि वो कैसे होती है, क्या रिस्ट्रक्चरिंग, ये तीन इसमें काम समझाए गए हैं कि कैसे हैं। मिसाल के तौर पे ये फेजेस हैं, ये जो ब्लॉक है ये रिक्वायरमेंट का ब्लॉक है, फेज है, ये डिजाइन का फेज है, ये इंप्लीमेंटेशन का, ये कोडिंग का है। अगर हम रिक्वायरमेंट फेज से डिजाइन फेज की तरफ जा रहे हैं, डिजाइन से इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं और अगली फेज की तरफ जा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहलाती है। लेकिन अगर हम बैक से पीछे की तरफ आए, फर्स्ट फेज की तरफ, जिसमें आप इंप्लीमेंटेशन से डिजाइन की तरफ आए, डिजाइन से आप रिक्वायरमेंट की तरफ आए, तो ये जो चीज है ये रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है। और ये आप कैसे करते हैं, ये आप चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं समटाइम, कि आप इस फेज पे खड़े हैं और कोई मसला आ रहा है तो आपको पीछे जाके डिजाइन फेज देखना पड़ेगा कि यार ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या डिजाइन के अंदर ये फॉल्ट है, ठीक है, आप समझते हैं कि यार ये कोड गलत हो गया तो इसका फॉल्ट फॉर एग्जांपल डिजाइन के अंदर मौजूद है कि डिजाइन ही गलत बना था। अब डिजाइन क्यों गलत बना था ये देखना पड़ेगा, तो आपको वापस रिक्वायरमेंट पे जाना पड़ेगा, एसआरएस देखनी पड़ेगी कि यार ये डिजाइन गलत कैसे हो गया, क्या रिक्वायरमेंट गलत आई थी या रिक्वायरमेंट के अंदर कोई मिस्टेक थी। तो आप क्या कर रहे हैं कि किसी मसले को हल करने के लिए आप रिवर्स चल रहे हैं और ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। जबकि रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग उसी फेज को ही दोबारा से रिसाइकल करने का नाम है। रिसाइकल का मतलब तो उसको दोबारा उसी फेज को ही दोबारा बनाने का काम जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। ठीक हो गया। अब री इंजीनियरिंग क्या है, री इंजीनियरिंग में आप जनाब शुरू बैकएंड से स्टार्ट करते हैं
और एक पिछली फेज पे आते हैं और फिर पिछली फेज पे आते हैं, या बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी काम को। ठीक है, री इंजीनियरिंग जो है वो किसी एक फेज की भी हो सकती है, एक से ज्यादा फेज की भी हो सकती है, एंटायर सिस्टम की भी हो सकती है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा टेक्निक्स यूज फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग के, इसके लिए टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, जिसमें कुछ कॉमनली जो चीज़ें हैं वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, कि उसके लिए कौन सी जो टेक्निक्स हैं या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। वो स्टेप्स हैं लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, डाटा फ्लो एनालिसिस, प्रोग्राम स्लाइसिंग, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्राम मैट्रिक्स। ये हम क्विकली जरा देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज जो टेक्निक्स यूज होती हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए वो है लेक्सिकल एनालिसिस। किसी को अंदाजा है कि जब हम कोड लिखते हैं, ये मैंने शायद पहले भी पूछा था आपसे, कि जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोड लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो एक चीज होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है भला? ये ध्यान में रखो कि ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इससे मुझे आइडिया होता है कि कौन बंदा क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, और इसी आंसर की बना पे जो आपके सेशनल मार्क्स हैं वो लगने हैं। सर सिंटैक्स वो स्टार्टिंग में ना वो डिफाइन कर देता है उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो होती है ना प्रोग्राम की, या उस प्रोग्राम ने किस चीज के अंदर रहते हुए सारा प्रोग्राम होगा। वो बाउंड्रीज, Restriction. वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स Yes, sir. जिसके अंदर रहते हुए आप उस प्रोग्राम के अंदर सोर्स कोड या स्क्रिप्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है सी के अंदर, तो उसका एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार जो है वो सिंटैक्स है कि आप पहले उसकी डाटा टाइप मेंशन करते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आइडेंटिफायर लिखते हैं, और उसके बाद कोई उसकी वैल्यू देनी है तो वो देते हैं, और सेमीकोलन के साथ उसको एंड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो आपने वेरिएबल नेम रखा है वो कोई कीवर्ड ना हो, रिजर्व वर्ड ना हो सी का, जैसे प्रिंट एफ या स्कैन एफ, इस तरह का वर्ड आप वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप कोड लिख रहे हैं वो उसका सिंटैक्स कहलाता है। एक चीज है सिमेंटिक। ये क्या होता है? सर कौन सी चीज? सिमेंटिक। एक है सिंटैक्स, एक है सिमेंटिक। सिंटैक्स तो है लिखने का तरीका किसी भी स्टेटमेंट को, किसी कोड को, लेकिन सिमेंटिक है कि वो जो लाइन आपने लिखी किसी रूल को फॉलो करते हुए उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग, वो है सिमेंटिक्स। जैसे आपने प्रिंट लिखा इंट ए इज इक्वल टू 5 और आगे सेमीकोलन लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सिमेंटिक क्या बनता है भला? इसमें इंटीजर होगा, मतलब इसमें न्यूमेरिक होंगे जो नंबर। इसका मीनिंग है कि मैं मेमोरी के अंदर 2 बाइट रिजर्व कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने नंबर डाटा रखना है। क्या ख्याल है? यही है ना? यस सर, इसी तरह। यस सर। या मैं अगर प्रिंट एफ लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ छोटी ब्रैकेट लगाई, डबल कोट्स लगाए, उसके अंदर एक लाइन लिखी, कोट्स बंद किए, फिर पैरेंथेसिस बंद किए, सेमीकोलन लगाई, तो ये तो है सिंटैक्स, सी के अंदर कोई चीज आउटपुट कंसोल पे देने का। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई चीज जो है वो यूजर के एंड यूजर के लिए या अपनी सहूलत के कोई लिए चीज मैं शो करना चाह रहा हूँ। अब यह है सिमेंटिक्स, यह है लेक्सिकल एनालिसिस। अब ये लेक्सिकल एनालिसिस क्या है कि आप समटाइम जो वर्ड्स हैं, जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो जो वर्ड्स हैं उसके अंदर उनका मीनिंग देखते हैं कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनको आप डीकम्पोज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल पहली है, मिसाल के तौर पे एक लाइन लिखी है, हाउ प्लेजेंट इज द वेदर। अब इस लाइन को फौरन आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि जनाब ये लाइन क्या है। डेफिनेटली ये लाइन किसी सिंटैक्स के तहत लिखी है, और इंग्लिश में आपको पता लिखने का तरीकाकार है कि जो वर्ब है या इस तरह की सारी चीजें हैं वो एक तरतीब से लिखी जाती हैं। ठीक है, फाइल, मफूल, फेल, ये सारी कहानी आपको पता है, और आपने उसके तहत लिखा। अब इसका कोई ना कोई मीनिंग भी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने वर्ड्स को एक खास तरतीब के साथ लिखा हुआ है। और दूसरी बात, जो अगली स्टेटमेंट है वो अगर देखें, दूसरी एग्जाम्पल है, उसमें भी सेम वर्ड्स हैं, सेम तरतीब है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है।
वो मॉडिफिकेशन क्या है कि जस्ट जो स्टॉप्स हैं दरमियान में, इनके स्पेसेस जिनको हम कह रहे हैं, वो मैंने थोड़ी आगे पीछे कर देंगे। अब जस्ट देखो कि इस छोटी सी एक चेंज की वजह से काम काफी खराब हो रहा है। अब आपको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, अब पढ़ तो लेंगे, लेकिन अगर आपको ये पहली वाली लाइन ना शो की जाती, सिर्फ ये शो कर दी जाती, तो आप पढ़ तो लेते, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत होती चीजों को पढ़ने में। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर आप जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको जो फॉर्मेशन है उसको आप थोड़ा सा चेंज करके या डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ उसको देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या बन रहा है, क्या कोई नई सेंस बन रही है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा है सिंटैक्टिक एनालिसिस, जो अभी मैंने कहा कि जो कंपाइलर वगैरह हैं आमतौर पे वो आपके सिंटैक्स एनालिसिस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई आपको करके देते हैं। सिंटैक्स जो एनालिसिस है ये आमतौर पे प्रोग्रामर को करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो कंपाइलर इंटरप्रेटर वगैरह, जो खुद से ही काम करते हैं और वो उनके अंदर सारी रूटीन मौजूद है कि जनाब किसी भी लैंग्वेज का जो लिखने का तरीकाकार है, रूल्स हैं, वो क्या हैं, वो सारे उस कंपाइलर के अंदर फीड होंगे जिससे आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। Alt F9 करना है और वो कंपाइलर खुद से सारे वो सिंटैक्टिक एनालिसिस जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सामने ला देगा। फिर है जी कंट्रोल फ्लो एनालिसिस। कंट्रोल फ्लो एनालिसिस जो है वो सिस्टम का कंट्रोल कैसे चल रहा है। आमतौर पे आपको पता है जैसे सी के अंदर होता है कि जिस तरतीब से हमने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उसी तरतीब से ही एग्जीक्यूट होती हैं टॉप से बॉटम तक, लेकिन आप उस फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। कभी किया किसी ने? फ्लो चेंज हो सकता है, फिर जब फंक्शन लगाते हैं तो वो फंक्शन स्टार्ट होता है नीचे से, फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करके, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक एग्जांपल है इसकी कि आप एक तरतीब से लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आपने अपना को फंक्शन बना के एंड पे लिखा हुआ है, मतलब आपने मेन के अंदर 10,000 लाइनें लिखी हुई हैं और एंड पे उसके बाहर आपने एक फंक्शन बनाया 3 लाइनों का, ठीक है, तो आप क्या करते हैं 10,000 लाइनों के दरमियान में आप अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो वो जो 10,000 में से रिमेनिंग 5,000 लाइनें हैं वो कंपाइलर उनको छोड़ देगा और जंप करके आपके फंक्शन पर पहुंच जाएगा। तो आपने क्या किया, वो जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर दिया, आपने अपने हाथ में ले लिया, यानी कि उसको अपनी मर्जी से उस फ्लो को चेंज कर लिया। इसी तरीके से जंप है या टर्मिनेशन या इस तरह की एग्जिट वगैरह बहुत सी और कमांड्स हैं जो कि आपके इस कंट्रोल को आपके हाथ में दे देती हैं या आप उस कंट्रोल को चेंज कर सकती हैं। तो इस जो ये रिवर्स इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है इसमें आप जो फ्लो है, जो कंट्रोल है सिस्टम का, इस तरतीब से डाटा फ्लो कर रहा है, वो उस कंट्रोल फ्लो को आप जांचते हैं और देखते हैं कि डाटा क्या जो सिस्टम है उसके अंदर डाटा फ्लो कैसे कर रहा है, कहाँ से इनपुट स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे डाटा प्रोसेस हो रहा है, जमा तफरीक हो रहा है, कहाँ पे उसकी आउटपुट फॉरवर्ड हो रही है, क्या वो आउटपुट फाइनली एंड यूजर को दिखाई जा रही है या वो आउटपुट किसी फर्दर और कंपोनेंट के पास जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि एक कंपोनेंट समटाइम कोई चीज प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करने के बाद दूसरे कंपोनेंट को दे देगा, वो तीसरे को दे देगा और करते करते अल्टीमेटली आपका रिजल्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर एडमिशन हो गया, एडमिशन का कंपोनेंट ने आउटपुट अपनी कंप्लीट कर ली, तो क्या उसकी आउटपुट अगले रजिस्ट्रेशन वाले कंपोनेंट को जाएगी या एंड यूजर को भी दिखाई जा सकती है, ये आपने डिसाइड करना है। तो ये सारी कहानी जो है कंट्रोल फ्लो की, ये आप एनालाइज करते हैं। फिर डाटा फ्लो, ये तो था सिस्टम का कंट्रोल, और फिर डाटा का फ्लो कि डाटा कैसे फ्लो कर रहा है। एक कंपोनेंट ए है, बी है, सी है, डी है, पहले कौन सा चलेगा, दूसरा कौन सा चलेगा, तीसरा कौन सा चलेगा, ये तो है कंट्रोल। अब डाटा कैसे फ्लो करना है कि मिसाल के तौर पे किस कंपोनेंट को पहले एग्जीक्यूट करें तो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली होगी, मैनिपुलेट होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा ही तो अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है सारा सिस्टम का। जो क्लासेस का फ्लो है, जो स्टेटमेंट्स का फ्लो है, जो फंक्शन की तरतीब है, वो एक्चुअली डाटे को ही मैनेज करने के लिए आप बनाते हैं, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो डाटा जो है किस फ्लो में चल रहा है, कहाँ से इनपुट आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ लॉजिक परफॉर्म हो रही है, ये सारी कहानी जो है उसका डाटा फ्लो कर रहा है। और आप इसके लिए आमतौर पर डाटा फ्लो डायग्राम अगर आपने सुना है या बनाई है वो बनाते हैं, जिसमें ओवरऑल सिस्टम का जो डाटा है वो किस तरतीब से आगे चलेगा ये आप शो करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली या पिक्चर के फॉर्मेट में। फिर है प्रोग्राम स्लाइसिंग। प्रोग्राम स्लाइसिंग एक और टेक्निक है रिवर्स इंजीनियरिंग की। इसमें क्या है, ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क, ये उसके ऑथर हैं जिन्होंने ये टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस की। द स्लाइस ऑफ प्रोग्राम फॉर अ गिवन वेरिएबल एट अ गिवन लाइन ऑफ कोड इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट गिव्स अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट दैट पॉइंट। स्लाइस आपके प्रोग्राम का वो छोटा सा पार्ट है
जिसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल की जो उस वक्त किसी खास लाइन में किसी खास पोर्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको आप जांचते हैं कि ये क्या हो सकती है। आपको पता है कि वेरिएबल्स आप प्रोग्राम के शुरू में जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उनको यूज करते जाते हैं। और ये आपको पता है कि जैसे इसको सिंटैक्स है कि जब भी आपने किसी प्रोग्राम को यूज करना, किसी वेरिएबल को यूज करना है तो उसकी डिक्लेरेशन जो है वो उससे पहले होनी चाहिए। ये ना हो कि पहली लाइन में आपने लिखा हो कि a इज इक्वल टू 5, ठीक है, या प्रिंट एफ a, और आप दूसरी लाइन के अंदर लिख दें इंट a। अगर ऐसा करेंगे तो ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि प्रोग्राम ये कहता है कि आपने वेरिएबल को लिखना पहले है, यूज बाद में करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज होते हैं और उनके थ्रू डाटा प्रोसेस हो रहा होता है। आपने अगर चेक करना हो कि जनाब किस मरहले पे है या किस लम्हे पे किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, ताकि वो आगे उसको जमा तफरीक किया जा सके या चेक किया जा सके। अगर कहीं एरर आ रहा है, डाटा फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसके अंदर कोई वैल्यू रख दी, वो वेरिएबल आपने किसी फंक्शन के पैरामीटर के थ्रू आगे पास कर दिया, आगे जहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता 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 कहीं पे एरर आ रहा है, तो आप ये जांचने के लिए कि एरर किस लम्हे पे है या किस मरहले पे है, वो आप क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये स्लाइसेस जो हैं ये बेसिकली उसके लॉजिकल डिविजन्स हैं, जिसमें आप देखना चाहते हैं कि किस मरहले पे या किस पोर्शन पे किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ताकि आप उसका सही यूज कर सकें या प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर है विजुअलाइजेशन। सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन इज अ यूजफुल स्ट्रेटजी टू एनेबल अ यूजर टू बेटर अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो विजुअलाइजेशन है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप ओवरऑल सिस्टम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए प्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है आपको पता है कोई ना कोई आप ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर करते हैं, कोई ना कोई टूल आप यूज करते हैं। कोई बंदा जानता है जी आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं इस काम के लिए? ये सर किसके विजुअलाइजेशन लिए? जी सर किसके लिए? जो आप डिफरेंट डायग्राम्स या अपना जो सॉफ्टवेयर की लॉजिक है या आर्किटेक्चर है उसको प्रेजेंट करने के लिए। रिक्वायरमेंट आ गई है आपके पास, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अब आपने उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? सर वो ये HTML और CSS डिजाइन बनाने के लिए। CSS? HTML और CSS। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये लैंग्वेज है? सर सर डिजाइन बनाने के लिए कहा है। हाँ डिजाइन के लिए मैं कह रहा हूँ। यस सर। पहली बात यह है कि जब भी सॉफ्टवेयर के सेंस में डिजाइन की बात हो रही है तो डिजाइन का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। सर हमने तो डिजाइन के हिसाब से कहा था ना, मैंने डिजाइन में आपने जब नाम लिया था डिजाइन वगैरह। सॉफ्टवेयर का डिजाइन ये मैंने मेंशन किया कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाएं तो उन रिक्वायरमेंट्स को आपने आगे ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, ये मैंने पूरी बात की है। अब डायग्राम्स बनाते हैं, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, यस सर। ये किस लैंग्वेज में बनती हैं? सर बैट लैब में। मैटलैब के अंदर? सर वो हमने सॉफ्टवेयर यूज तो किया था लेकिन सर नाम याद नहीं आ रहा हमें। मैं सॉफ्टवेयर तो नहीं पूछ रहा, मैं तो लैंग्वेज पूछ रहा हूँ। ये तो ऐसे ही है कि मैं आपसे पूछूं कि आप डेटाबेस जो है उसकी सारी मैनिपुलेशन जो है, क्वेरी जो है, सारा कुछ वो आप किस लैंग्वेज के अंदर करते हैं, तो आप कहें जी मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर करता हूँ। ये आपने इस तरह का आंसर किया है, तो एसक्यूएल सर्वर लैंग्वेज नहीं है। अभी मैं उसका नाम सर बताऊंगा आप तो आप कहेंगे बता दें अच्छा ये आइडिया। था। सर बता दें, क्या पता हमें पता ना हो, कल मालूम भी हो तो माज फिर आ हम गया, बता ये नहीं पा बताएगा। रहे। माज बताओ। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं। मैं हालचाल नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ कि उस लैंग्वेज का नाम बताओ जिसके अंदर रिक्वायरमेंट के बाद हम डिजाइन बनाते हैं। सर जिसमें रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन बनाते हैं। सर डेफिनेटली कंप्यूटर लैंग्वेज। है। कंप्यूटर लैंग्वेज।
कंप्यूटर लैंग्वेज ये तुम कितनी बोंगियां मार रहे हो। मशीन लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज sir. मशीन लैंग्वेज ही है। सर पाइथन पाइथन में भी बनाते हैं हम। कभी यूएमएल का नाम सुना है? सर यूएमएल सर डायग्राम। यूएमएल इसका जो यस सर वो इसका बेसिकली जो आंसर है वो यूएमएल है, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल बताया। जो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स है, जो डिजाइन्स हैं सारे, वो यूएमएल पे बेस करते हैं। जो डिजाइन डायग्राम्स हैं उनके बैकएंड पे यूएमएल लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है, तो जो विजुअलाइजेशन है, ये काम, ये जो स्ट्रेटजी है किसी भी प्रोसेस को री इंजीनियर करने का, वो डेफिनेटली जो उसके पीछे कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जो उन तमाम चीजों को प्रेजेंट करती है। ठीक है, जो अब्बास ने गालबन कहा था CSS और HTML, वो इनकी इस सेंस में बात है, उसका आंसर इस सेंस में है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है, जो कि वो पार्ट जिसके थ्रू एंड यूजर इंटरेक्ट करता है। ये मैंने शुरू में भी कहा था कि आमतौर पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस के अगर बच्चों से पूछा जाए, डिजाइन की बात की जाए, तो वो डिजाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन कहते हैं। ठीक है, जबकि बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि डिजाइन का मतलब उस सॉफ्टवेयर